नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा। हर हर महादेव। और आपका इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सामान्य हिंदी के पेपर में MPPSC का जो पेपर 5 होता है उसमें क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि जितने नंबर आना चाहिए उतने नंबर नहीं आ पा रहे। तो क्या क्या ऐसे कारक हो सकते हैं, क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम एक बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और 90, 100, 105, 110 तक ही जो है वो ढेर हो जाते हैं। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, उन पर यदि ध्यान दिया जाए तो हम बेहतर जो है वो अंक अर्जित कर सकते हैं और बेहतर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो एक एक कर हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि हिंदी विषय को हल्के में ना लें। अब मैं MPPSC के एस्पिरेंट को दो भागों में बांट रहा हूं, एक हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। कारण इसका यह है कि वो पहले से ही उस विषय के बारे में चिंतित होता है, चिंतनशील होता है कि हम इस विषय को कैसे बेहतर करें। अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा सोचता है कि यार हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हम बोलते आ रहे हैं, ठीक है, हिंदी में हम समझ सकते हैं तो हमारे लिए इजी होगा। लेकिन कई बार कई दफा ऐसा हो जाता है कि हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। शायद बहुत ज्यादा ही आत्मविश्वास हमारे अंदर आ जाता है कि चलिए ठीक है, हिंदी है, देख लेंगे, कर लेंगे। ये हमारे अंदर भाव जो है वो हमारे लिए घातक हो जाता है। तो यदि हम हिंदी भाषा के लिए, हिंदी विषय के लिए पहले से ही सचेत रहें, जागरूक रहें, उसके लिए भी रणनीति बनाएं, तो हम एक बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। यहां तक तो क्लियर है। तो सबसे पहले है कि हिंदी विषय के लिए, हिंदी भाषा के लिए हम सचेत हों, जागरूक हों। जैसे बाकी के विषयों के लिए आप रणनीति बनाते हैं, इसके लिए भी रणनीति बनाएं। यदि इसके लिए प्रॉपर रणनीति बनाते हैं तो आप अच्छा अंक जो है वो अर्जित कर सकते हैं। 150 प्लस आप जो है वो जा सकते हैं। किसी दूसरे विषय में इतना पार कर पाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप जो है वो इसमें अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। 200 में से अच्छा अंक आपका आ सकता है। तो सबसे पहला, हिंदी विषय के लिए सचेत होना जरूरी है, उसको हल्के में मत लीजिए। अगला है, पाठ्यक्रम को अच्छे से समझें। हम कोई भी किताब ले आते हैं, किसी भी पाठ्यक्रम की किताब ले आते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में सबसे पहले उसका सिलेबस, उसका खाका तैयार होना चाहिए कि किस तरीके से हम इस विषय को पढ़ेंगे और इस विषय के पाठ्यक्रम में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या पूछे जाने वाला है। यदि आपको यही पता नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब सीधी सी बात है कि हमें मंजिल तक पहुंचना है और रास्ते के बारे में पता ही नहीं है। हमें जो है वो इंदौर से भोपाल जाना है और हम जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह से, हम राजस्थान की जगह से जा रहे हैं, हम बैतूल की जगह से जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमें देवास से होते हुए जो है वो भोपाल पहुंचना है। ठीक है, रास्ता पता होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा और आपके लिए उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, हम जैसे यदि हम बात करें अभी के सिलेबस में, अभी के पाठ्यक्रम में तो वर्णमाला नहीं है और 2 एग्जाम जो है वो लगातार हो चुके हैं, वर्णमाला नहीं पूछी गई है। साहित्य नहीं है, साहित्य नहीं पूछा गया है, साहित्य नहीं आएगा। लेकिन बच्चे जो है वो हिंदी, सामान्य हिंदी का मतलब ये समझते हैं कि हमें वर्णमाला भी पढ़ लेना है, हमें उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ लेना है, हमें साहित्य भी पढ़ लेना है, हमें हिंदी का विकास भी पढ़ लेना है, हम संविधान में भाषा का प्रयोग भी हम देख लेते हैं और सब पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है। और यदि अलंकार भी पढ़ लें तो अलंकार में सारे के सारे अलंकार पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 166 अलंकार हैं। ठीक है, लेकिन हम 166 तो नहीं पढ़ सकते ना। तो जो हमें सिलेबस में दिया गया है तो हम उतना ही पढ़ें। इसलिए आपको पाठ्यक्रम पर जो है वो अपनी नजर, पैनी नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, अपने पाठ्यक्रम की फोटोकॉपी करें, ठीक है, उसका प्रिंट निकलवा लें और अपने सामने लगा लें। हर एक विषय का आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, उसी तरीके से आपको हिंदी का भी पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। तो प्लीज पाठ्यक्रम पर ध्यान दें, जो पाठ्यक्रम में है केवल वही पढ़े और बहुत गहराई से पढ़े। ठीक है, इतना इतना चुनने के चक्कर में जो है वो अच्छा मत छोड़ दीजिएगा। ठीक है,
अब हम जो है वो अलंकार में हमने सभी अलंकार पढ़ लिए, लेकिन 6 अलंकारों में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। अब पूछना तो 6 अलंकारों से है ना भाई, तो आप दूसरे अलंकारों पर क्यों अपना दिमाग लगा रहे? तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सिलेबस में दिया गया है एज द टिस उसको फॉलो करना है। देखिएगा बहुत अच्छा परफॉर्म आप करेंगे। अगला है शब्दावलियों को रोजाना पढ़ें। हम ये अब शब्दावलियों में सबसे पहले समझ लेते क्या आता है। पर्यायवाची शब्द आ जाता है, विलोम शब्द आ जाता है, मुहावरे लोकोक्ति आ जाते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पारिभाषिक शब्दावली आ जाते हैं, मानक शब्द आ जाते हैं। तो इनके लिए आप डेली टाइम निकालें, सुबह का निकालें, शाम का निकालें, जब का निकालना है तब का निकालें, और इनको 5-5, 6-6 डेली याद करना सीखें। यदि आप डेली याद करना शुरू कर देंगे तो आपके पास अंत तक बहुत सारी शब्दावली एकत्रित हो जाएगी। मैं एक चीज इससे समझाना चाहता हूं कि हमने सोचा कि चलिए ठीक है, हमें 1 साल बाद तक जो है वो 1000 फल इकट्ठे करने या 1000 जो है वो मूल्यवान पत्थर इकट्ठे करने। अब हमने सोचा कि चलो ठीक है अभी सो जाते हैं, लास्ट में 1 महीने में हम कर लेंगे। अब लास्ट 1 महीने में आप कितना कर पाओगे? ठीक है, वो आपके लिए बहुत मशक्कत वाला काम हो जाएगा। लेकिन आपने सोचा चलो डेली डेली 5-5, 6-6 कर लेते हैं, तो आप उसे इजीली कर सकते हैं और वो भूलेगा नहीं। ठीक है, आप लास्ट में 2 महीने में करोगे तो आप उसे भूल जाओगे, लेकिन अभी से 5-5 करना स्टार्ट करोगे और उसका रिवीजन करते रहोगे तो शब्दावलियों का संग्रह, कोश जो है वो आपके दिमाग में एकत्रित हो जाएगा। तो शब्दावलियों को रोज पढ़ें, लास्ट तक के लिए ना छोड़ें, क्योंकि शब्दावली जो है वो बहुत प्रमुख है। विलोम शब्द की बात करूं, पर्यायवाची की बात करूं, मुहावरे लोकोक्ति की बात करूं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करूं, पारिभाषिक शब्दावली की बात करूं, मानक शब्द की बात करूं, इनको थोड़ा थोड़ा सा करना आप डेली शुरू कीजिए तो आप देखेंगे, क्योंकि आप यदि इन्हें डेली करोगे तो आपके पास एक संग्रह जो है वो हो जाएगा शब्दों का। अगला पॉइंट देखते हैं, हर टॉपिक को गहराई से पढ़ें। अब देखिए, अब जब आपने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ा तो आपके पास कुछ गिने चुने हुए टॉपिक ही बचे कि भाई हमें संधि पढ़ना है, हमें समास पढ़ना है, हमें विराम चिन्ह पढ़ना है, हमें संक्षेपण पल्लवन पढ़ना है, हमें ट्रांसलेशन देखना है, हमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे लोकोक्ति देखना है। ठीक है, अब आपके पास गिने चुने हुए टॉपिक बचे। अब उन गिने हुए चुने हुए टॉपिक को आपको उथलापन में नहीं देखना कि चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। अब तो 35 टॉपिक से सीधे सीधे 15 टॉपिक आपके पास बचे ना। अब उन 15 टॉपिक को बड़ी गहराई से पढ़िए, क्योंकि अब प्रश्नों को घुमाकर पूछा जाने लगा है। अब सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा रहा, कुछ तो देखो तो सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, वो लगभग सभी लोगों से बन जाते हैं। भाई उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए, ये वो सारा। लेकिन जब आप नहीं पढ़ेंगे कि भाई संस्कृत आचार्य दंडी के अनुसार जो है वो अलंकार की परिभाषा क्या है, तो आपको बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको गहराई से पढ़ो, जो नहीं है कृपया करके उनको बिल्कुल छोड़ दो। अगला जो है वो किताब का चयन सोच समझ कर। अब मैं यहां इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई मेरी किताब है, मेरी किताब आउट ऑफ स्टॉक है, यदि आप बोलेंगे तो भी मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी किताबें, लेकिन आपको कौन सी किताब का चयन करना है उसके लिए आपको पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से रणनीति बना पा रहे हैं, उसके बाद में जो है वो अपनी किताब का चयन करें। किताब आपका हथियार है। ठीक है, और पाठ्यक्रम जो है उस युद्ध का जो है वो स्वरूप है कि युद्ध किस प्रकार का है, कैसा है। ठीक है, आप वर्ल्ड वार में जो है वो तीर कमान लेकर जाएंगे तो आप वहां पर काम नहीं कर पाएंगे, आपको आधुनिक हथियार लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि स्वभाव कैसा है, पाठ्यक्रम कैसा है, उसके हिसाब से किताब का चयन करना पड़ेगा। क्या किताब में ऊल जलूल बातें तो नहीं है, क्या बहुत कंटेंट तो नहीं है, बहुत लेंदी जो है वो सामग्री तो नहीं है, बहुत कठिन भाषा तो नहीं है। आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा। कृपया करके आप जब भी कोई भी किताब लेने जाएं तो कृपया करके आप उसे देखें, समझें कि इसमें क्या है क्या नहीं। थोड़ा सा टाइम आप उस किताब को दें, उसके बाद फिर आप खरीदें, क्योंकि आप किताब खरीदने के बाद में आप उसे पढ़ ही नहीं पाते।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि आप उसे पढ़ ही नहीं पाते। तो आप किताब को पहले समझे। और मैं फिर से बता दूं, मैं अपनी किताब का बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। कारण ये है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है, तो अब मैं उसको बोल भी दूं और आप मुझे फोन करके बोल भी दो कि भाई किताब चाहिए, तो मैं वैसे मना कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, सारी खत्म हो चुकी है और अगला जो लॉट है वो अगले साल आएगा। ठीक है, अभी हम बिल्कुल भी नहीं लाने, जिन बच्चों को जाना था उनको पहुंच चुकी है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई किताब आप देख रहे हैं मिल पा रही है, उस जैसे मिल पा रही है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बट चयन बिल्कुल अपने दिमाग का काम लेकर आप उसे जो है वो उसका चयन करें। तो किताब का चयन जो है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जो है वो पूरा समय उसके साथ व्यतीत करते हैं, तो बोझ होना जरूरी है। या तो कोई मार्गदर्शक आपको मिल जाए जो कि आपको इस चीज के बारे में बता सके, ठीक है, कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। या तो आपको अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए या तो अच्छी किताब मिल जाए, दोनों में से एक भी मिल गया तो आपका जो है वो उद्धार हो जाएगा। अगला है संक्षेपण और पल्लवन का अभ्यास निरंतर करें। संक्षेपण पल्लवन का अभ्यास यदि आप निरंतर करेंगे, जब आपके सामने कोई संक्षेपण पल्लवन दिया जाएगा तो वो आपको इजी लगेगा, क्योंकि आप उसका कई बार प्रयास कर चुके हैं, कई बार अभ्यास कर चुके हैं। तो आपको जो है वो उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, हर 2-3 दिन में लिखते रहें। इसी तरीके से पेपर 6 में भी आपको निबंध बार बार लिखना पड़ेगा, पत्र बार बार लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पढ़ लिया और हो गया, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि संक्षेपण पल्लवन ये एक कला है, बाकी संधि समास ये एक ज्ञान है, नॉलेज है, कि आपने उसको पढ़ा, उसकी अवधारणा को समझा, उससे संबंधित आपने प्रश्नों को हल कर लिए। लेकिन यदि मैं बात करूं संक्षेपण पल्लवन की, निबंध की, तो ये एक कला है। इसे धीरे धीरे लिखकर आप जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे, इन पॉइंटों को यदि आपने ध्यान रखा तो सचमुच जो है वो मानकर चलिएगा कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो पेपर 5 में कर सकते हैं। 110 से लेकर आप सीधा 150 प्लस तक पहुंच जाएंगे, ये गारंटी के साथ लिख लीजिएगा, यदि इन पॉइंटों पर आपने जो है वो ध्यान से काम किया तो। बाकी और भी मैं वीडियोस लाते रहूंगा, जैसे वर्तनी के साथ में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जाती है, ये पर्यायवाची शब्दों को, विलोम शब्दों को कैसे याद करें, उसके लिए भी मैं वीडियो आपको ले आऊंगा। तो बस जुड़े रहिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।